दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करो ताकि हमें पता लग सके कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं और हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूरोपियन कंटिनेंट के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़े नाम हैं बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड एंड स्वीडन। दोस्तों, ये जितने भी देश हैं ये यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं। दोस्तों, इन सब देशों की एजुकेशन की पॉलिसी लगभग सिमिलर होती है। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम 8 पॉइंट के जरिए समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में। दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वह है विलेज एजुकेशन। दोस्तों, इंडिया को गाँव का देश कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 67% जो पॉपुलेशन है वह विलेज में रहती है। दोस्तों, इसके बावजूद भी इंडिया में विलेजेस में एजुकेशन बहुत ही खराब है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेकार है। दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि विलेज में टीचर्स अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, गांव के टीचर्स शहर के टीचर से ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, पर वहाँ पर उनको ऐसा माहौल नहीं मिलता है। टीचर्स को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, उनको टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी नहीं दी जाती है, जिस करके वहाँ के बच्चे भी इन सब चीजों से अछूते रह जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ पर विलेज में जो पढ़ाई होती है वह इंडिया के शहरों से भी अच्छी होती है। वहाँ पर हर फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, जो यूरोपियन कंट्रीज में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वह इंडिया के प्राइवेट स्कूल से भी काफी ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। दोस्तों, इंडिया के गांव में एजुकेशन की फैसिलिटी सही नहीं है। यही वजह है कि गांव से बच्चे शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। और दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैं खुद अपनी पढ़ाई करके ही शहर में आया था। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दोस्तों, इंडिया में टीचर्स को टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडिया में ज्यादातर थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, पर टीचर्स को अपना अप्रोच चेंज करना होगा और बच्चों को प्रैक्टिकली समझाना होगा कि हम किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पर दोस्तों, यह इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड नहीं हैं और इसके बावजूद भी वह स्कूल्स में पढ़ाते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें यूरोप की, तो वहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। वह डिजिटली एजुकेशन को समझते हैं। उन्हें यह पता है कि हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों की प्रॉब्लम को आसान कैसे बना सके। दोस्तों, वहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। अगर उन्हें लगता है कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करता है, तो वहाँ के टीचर्स उसे खुद प्रमोट करते हैं कि बेटा आपको स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहिए, जबकि आपको ऐसा कुछ इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस अप्रोच में चेंज ले आने की जरूरत है, तभी इंडियन स्टूडेंट ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। और दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है उसमें हम इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट आईआईटी और आईआईएम में बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, उनको बहुत ही ज्यादा फंडिंग देती है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को लोअर लेवल से ही एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी करनी होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट आईआईटी और आईआईएम में ही बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ की गवर्नमेंट बच्चों को 5th या 6th क्लास से ही लैपटॉप प्रोवाइड कर देती है, ताकि बच्चा अपना हर काम प्रैक्टिकली कर सके और टेक्नोलॉजी को समझ सके। दोस्तों, इसी सब चीजों की जरूरत इंडिया में भी है, तभी जाके इंडिया ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाएगा। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वह है लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि अभी इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत हर एक बच्चे को अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर लगभग 28 भाषाएं बोली जाती हैं। तो दोस्तों, हर एक बच्चे को अधिकार है कि वह जिस भी भाषा में चाहता है वह अपनी पढ़ाई कर सकता है। दोस्तों, लैंग्वेज कभी भी पढ़ाई में बैरियर नहीं बननी चाहिए। अगर दोस्तों बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ की पॉपुलेशन इंडिया के मुकाबले बहुत ही कम है और वहाँ पर लैंग्वेजेस भी बहुत ज्यादा नहीं बोली जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के स्टूडेंट में लैंग्वेज कभी बैरियर बनती ही नहीं है एजुकेशन में, और वह आसानी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से यह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखने वाली बात यह है कि इसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5th पॉइंट की। दोस्तों, 5th पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यूरोपियन कंटिनेंट में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी की एजुकेशन क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, जर्मनी के स्टूडेंट्स को वैदिक मैथ पढ़ाया जाता है और वहाँ के टीचर वैदिक मैथ का इस्तेमाल करके वहाँ के बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया से ही वैदिक मैथ की शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद भी इंडिया के स्कूलों में वैदिक मैथ का नामो निशान नहीं दिखता। ये दोस्तों बहुत ही दुख की बात है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वह वैदिक मैथ को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करे, ताकि इसे इम्प्लीमेंट में लाया जा सके और हमारे कल्चर को बचाया जा सके। दोस्तों, जो 6वां पॉइंट है वह है कंपटीशन। दोस्तों, वर्ल्ड की जो टॉप 2 यूनिवर्सिटीज हैं वह यूरोप कंटिनेंट के अंदर ही आती हैं। और दोस्तों, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से 380 यूनिवर्सिटीज अकेले यूरोपियन यूनियन के अंदर ही आती हैं, मतलब यूरोप कंटिनेंट के अंदर ही आती हैं। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो वहाँ की जो यूथ है वह कितनी ज्यादा आगे है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को भी यहाँ की यूनिवर्सिटीज में अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए और यहाँ के स्टूडेंट को भी अपने अप्रोच में चेंज ले आना चाहिए और कुछ ऐसा इनोवेट करना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सके।
दोस्तों अब बात करते हैं 7th पॉइंट की। दोस्तों 7th पॉइंट है प्रैक्टिकल स्टडी। दोस्तों अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ पर जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको साइंस लैब में ले जाया जाता है और वहाँ पर केमिकल्स के रिएक्शन को प्रैक्टिकली समझाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं सब चीजों की जरूरत है आने वाले फ्यूचर में। और दोस्तों अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में साइंस लैब तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों को साल में सिर्फ 1 से 2 बार ले जाया जाता है, उन्हें प्रैक्टिकली सिखाया ही नहीं जाता है। तो साइंस को प्रैक्टिकली ही समझाया जा सकता है। अगर हम साइंस को थ्योरेटिकली रट्टा लगाएंगे तो हमारे किसी काम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इस तरफ भी इंडियन टीचर्स को ध्यान देने की जरूरत है। हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो जो 8th पॉइंट है वह है एजुकेशनल टूर। दोस्तों अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ पर साल में 2 से 3 बार एजुकेशनल टूर पे ले जाया जाता है। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसे बिजनेस टूर पे ले जाया जाता है। उससे वहाँ पर चीजें समझाई जाती हैं कि बिजनेस को हम कैसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाई नहीं होती है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, साइंस रिलेटेड जितने भी टूर होते हैं वह उसे कराए जाते हैं ताकि वो प्रैक्टिकली चीजों को समझ सके। लेकिन अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में बहुत ही कम ऐसे टूर होते हैं जो एजुकेशनल टूर होते हैं। आपको ये सब टूर खाली कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाके देखने को मिलते हैं। स्कूल लेवल पे ऐसा कोई टूर नहीं कराया जाता है, बहुत ही कम स्कूलों में ऐसा टूर कराए जाते हैं। दोस्तों इस चीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चा जब तक किसी भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं सीखेगा तब तक उसका थ्योरेटिकली पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मेरी यही रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट और टीचर्स के साथ साथ स्कूल भी अपने अप्रोच में चेंज लाए, ताकि जो इंडिया का यूथ है वो वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन कर पाए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।